महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को सदा स्मरण करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में एवं बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपनी भावनाओं के आज जो विषय है हम यहाँ पे जो बनाने आए हैं उन दो महापुरुषों की संयुक्त जयंती के जन्मोत्सव समारोह में हम शामिल हुए हैं और हैंडबिल मुझे अभी तक नहीं मिला था और यहाँ आके मिला और इस प्रोग्राम में मैं क्या बोल पाऊँगा क्या नहीं बोल पाऊँगा ये तो बात की बात है। मैं बोल ही नहीं पा रहा क्योंकि हमारे जो मेंटर हैं इंगोले साहब इनके सामने बोलने में भी घबराहट होती है क्योंकि शुरू से इन्हें सुनते आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आया कि मुझे मुख्य उद्घाटक क्यों बना दिया क्योंकि हमसे बड़े बड़े भी यहाँ हैं। लेकिन चलो जयपाल जी कहते हैं कि हम तो धक्का देते हैं बहना सीखेंगे। मान्यवर जयपाल जी का ये अनुरोध उनकी आज्ञा हमने कहा ठीक है मैं आऊँगा, बहुत दूर है लेकिन मैं आऊँगा। कोरोना का इस महाकाल में हम इस विषय को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है और हमारा जो उद्घाटन है कोई फीता काट के नहीं होता, विचार देके होता है। और अभी आपके सामने मेरे बाद इतने प्रखर प्रवक्ता हैं ज्ञानवान, वो आपके सामने विचार रखेंगे। मैं कुछ शब्दों में अपनी बात रखूंगा। उससे पहले मंच पे आसीन सभी गणमान्य वक्तागणों की इजाज़त चाहूँगा। साथियों, जो मूल निवासी बहुजनों का विकास के लिए जो आंदोलन चल रहा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, उससे पहले भी बहुत संत समाज में आए जो बहुजनों के लिए जिन्होंने काम किया, लेकिन सही रूप में जिस चीज़ पे काम किया वो था हम मूल्यवासियों को शिक्षा देने का, और शिक्षा के कारण ही व्यक्ति का विकास होता है। इस विचारधारा को लेके ज्योतिबा फूले ने और माँ सावित्रीबाई फूले ने वो वहाँ एक आंदोलन किया। उस आंदोलन में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयाँ भी झेली। बच्चों चुप हो गए, सुनो। वो मूवमेंट मैं संक्षिप्त रूप में रखना चाहूँगा क्योंकि अभी आगे भी आपको सुनने को मिलेगा। वो मूवमेंट जो ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन काल में खड़ा किया था, हम लोगों के विकास के लिए, हम लोगों के भलाई के लिए, इस समाज में हमारा स्थान ठीक हो, हमारा स्थान एक सम्मानजनक दृष्टि से हमारा जीवन यापन हो, उसके लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने वो आंदोलन शुरू किया था। साथ साथ महिलाओं के को उचित शिक्षा, उचित मार्गदर्शन मिलने के लिए माँ सावित्रीबाई फूले ने आंदोलन किया और वो आंदोलन जो चला अपने पूरे जोर शोर से उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना कर उसको एक नई दिशा दी। ये जो मूवमेंट है इसको
एक नई दिशा देने के लिए हम हमारे सामाजिक उत्थान के लिए, पूरे भारतवर्ष के उत्थान के लिए फिर इस कड़ी में बाबा साहब का हाथ मिला। परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन काल में अपना पूरा जीवन संघर्ष हम लोगों के को कैसे सम्मान मिले, हम लोगों को कैसे इस समाज में अपना एक उचित स्थान मिले, हम लोगों के लिए उन्होंने पूरा काम किया। और जब उन्हें मौका मिला तो इस हमारी तरक्की के लिए जब बाबा साहब को मौका मिला संविधान बनाने का, तो उन्होंने अपने उस कलम से संविधान में हमारे अधिकारों का संरक्षण किया। हमारे समाज के लिए कौन कौन से अधिकार हमारे सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी हैं, वो बाबा साहब ने अपने जीवन काल में एक स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाकर उसमें समाहित किए। नियम कोई मुंह बोला अगर कहता है भी मैं ये विकास करूंगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो आदमी कभी भी अपनी नीयत बदल सकता है। हमारे विकास या किसी का भी विकास करने में जब देखेगा कि ये अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, तो वो अपनी दृष्टि बदल सकता है। लेकिन जो संविधान में प्रावधान किए गए, जिनके कारण ये सरकार चाहकर भी उन प्रावधानों को नहीं हटा सकती, और वो हमारे लिए आज तक अधिकार सुरक्षित किसके द्वारा किए गए? बाबा साहब के द्वारा। तो ये जो दो मूवमेंट, एक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के काल में शुरू हुआ और एक बाबा साहब ने हमारे लिए किया, जिनकी हम संयुक्त आज जन्मोत्सव समारोह यहाँ मना रहे हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं इस पे जाऊंगा। फुले अम्बेडकरी मिशन, वर्तमान स्थिति, भविष्य की चुनौतियां और हमारा दायित्व। साथियों, अब चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। अगर देखा जाए तो हमारे मूवमेंट के जो मूवमेंट चल रहा है उसको संरक्षण करने के लिए हमारे सामने चुनौतियां चुनौतियां हैं, क्योंकि आज का जो वातावरण है, आज की जितनी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य की हों, चाहे वो केंद्र की हों, आज इस प्रक्रिया में लग गई हैं कि हम लोगों का जो विकास हुआ है वो कैसे रोका जाए। क्योंकि हम लोगों का विकास आधुनिक भारत में ज्योतिबा फुले के आंदोलन से और बाबा साहब के आंदोलन के कारण ही हम लोगों का जीवन में जो विकास आया है, जो तरक्की आई है, जो सम्मानजनक जीवन जीने का हमारा जो अधिकार आया है, वो उनके आंदोलन के कारण ही आया है। और ये जो इस जीवन में आप देख रहे होंगे कि हम लोग अब से पहले थोड़ा बहुत सरकार के भागीदार बनते थे। जो हमारे नौकरियों में आरक्षण था, जो हमारे लिए नौकरियों में आरक्षण था, उस प्रावधान से हम थोड़ा सा हिस्सा सरकार की गतिविधियों के, सरकार के हिस्से में हम थोड़ा सा हिस्सा हमारा होता था। और उस थोड़े से हिस्से के कारण उसमें भी कुछ परसेंटेज, वो जो गण ज़्यादा नहीं है, एक रेस्पेक्टेबल पद पे जो लोग जाने लगे थे, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, कुछ
कुछ लोग हमारे क्लास 1 की पोस्टों पे जाने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, सोच विकसित हुई। तो ये बड़ी तीखी नज़र से बात देखा जाता है कि कैसे ये लोग रुके, और जब हम इनके रोजगार पे कुठाराघात कर देंगे तो ये इनका अपने आप दाना पानी बंद होना शुरू हो जाएगा और ये वही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जहां इनकी स्थिति होनी चाहिए। ये प्रयास हो रहा है। शुरुआत कुछ पिछले सालों में हो चुकी है। पहली शुरुआत हमारे आरक्षण पे तरह तरह के अध्यादेश लाना, हमारी सुविधाओं पे तरह तरह के रोकने के लिए अध्यादेश लाना, और हमारे समाज में जो थोड़ी बहुत रोजगार उपलब्ध थे, इस बाबा साहब के संवैधानिक प्रोविजन की वजह से उन पे कैसे कुठाराघात किया जाए, ये सरकार नित्य नए नए तरीके ढूंढती है। कैसे? अगर फलाने डिपार्टमेंट में नौकरियां हैं तो उस डिपार्टमेंट को ही खत्म करो। कुछ सेक्टर ऐसे थे जिनमें हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व अच्छा था, जैसे रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ। कोई सोच भी नहीं सकता कि रेलवे जैसे डिपार्टमेंट का भी निजीकरण हो सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि आगे आने वाले टाइम पे ये क्या कर सकते हैं। देखिए, छोटी छोटी डिपार्टमेंट्स को खत्म कर रहे हैं। अब आप नौकरी मांगो, कहाँ मांगोगे? अगर आपको रोजगार मांगना है तो किस में मांगोगे? सरकार में। और सरकार कह रही है कि हमारे पास तो ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, हमारे पास तो नौकरी ही नहीं है। तो अभी मैं ये जिक्र कर रहा था, चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। अपने आप को स्थायित्व देने के लिए हम कैसे सरवाइव करेंगे? हमारी जो पीढ़ी है वो तो कहीं ना कहीं नौकरी में, अपने समाज में कुछ ना कुछ कर रही है, नौकरी पाके वर्तमान में अपने बच्चों का भी जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाला भविष्य एक दूसरा ही अंधकार दिखा रहा है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जब सब चीजें ये सरकार 2019 से पहले जो कर रही थी, लेकिन 2020 में जैसे ही ये विश्व में एक महामारी आई, कोरोना, तो हम तो कोरोना समझ रहे हैं और ये सरकार करो और ना को अलग कर रही है। कह रही है करो ना, हम बैठे हैं, आपको जो कुछ करना करो। अपने एक आदेश, एक अनदेखा आदेश चल रहा है कि जो तुम्हें करना है करो। ये पब्लिक कुछ कहने वाली नहीं है, इसको तो हम एक ही शब्द से डरा देंगे, कोरोना। और हो भी रहा है। और मुझे तो ये लगता है ये कोरोना जो है सरकारी आदेश पे चलता है कि कहाँ फैलना है और कहाँ नहीं फैलना। 10 दिन पहले तक, 10 दिन पहले तक आम आदमी ऐसे घूम रहा था, अपना खा पी रहा था, अपना इधर उधर जा रहा था, और तुरंत 5 तारीख से कोरोना फैल गया। इधर भी कोरोना, कहाँ? दिल्ली में फैल गया, महाराष्ट्र में फैल गया। भाई बंगाल में तो नहीं फैला। हरिद्वार में लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं, वहां तो नहीं फैला। तो ये तरीका है इंटेलेक्चुअल की आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का। और इसकी आड़ में आप देख रहे होंगे जो अपने हकों के लिए लड़ाई करे उसको सरकार अब उसको दबाने का तरीका ढूंढ रही है। जैसे हमारे आप देखें उदाहरण के तौर पे
कि कितने महीनों से किसान बॉर्डर पे पड़ा है और उन्होंने देख लिया कि ये किसान भी ढीठ हो गया, 6 महीने का राशन लेके आया है। अब तो यूँ कह रहे कि हम 2023 तक यही रहेंगे। तो अब इनको हटाया कैसे जाए? तो इन्होंने दूसरा कान पकड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े बड़े मसलों पे फैसला नहीं देता और एक लेडी ने एक रिट क्या डाली कि मुझे जाने में देर होती है और मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उस लेडी के रिट पे एक एडवाइजरी जारी कर दी, बंद रास्ते खोले जाएं। तो कहाँ तो इतना आदमी अपने हकूक़ के लिए जम के विरोध वो कर रहा है, प्रदर्शन, वह हमारी भी सुनो, उसकी नहीं सुन रहे। अब कोर्ट के द्वारा, जैसे पिछले कुछ दिनों में एक धरना चल रहा था एनआरसी और सीएए के, वो सही में अपने हक के लिए था, लेकिन उसको उठाने के लिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और जब उससे भी नहीं माने तो इन्होंने हमारे इलाके में ही दंगे शुरू करवा दिए। वो तो शुक्र है हमारे समझदार लोग हैं, वरना हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत फैलते। और मैं गवाह हूँ उस एरिया का जहाँ से शुरू हुआ था। पता नहीं कहाँ से आ रहे थे नए नए चेहरे और उन अपने लोगों की बस्ती, मैं तो अपना ही कहूँगा जिसके साथ हो रहा है, उनको रात को हम खाना पहुँचा रहे हैं, वो दे रहे हैं भाई हम आपके साथ हैं, नाम झगड़े में ना उसमें। हर तरह का मंसूबा हमारे विकास को दबाने के लिए सरकार कर रही है और अंदर खाने हमारे संविधान के जो प्रोविजंस हैं उनको खोखला कर रही है। इस देश में कोई आपके प्रधानमंत्री को क्वेश्चन पूछ ले तो वो देशद्रोही हो जाता है, लेकिन इस देश में इस भारत के नाम को गलत उच्चारण किया जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। ऐसे ऐसे गधे हैं हिंदुस्तान कहते रहते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अरे मैंने कहा कहाँ लिखा है हिंदुस्तान, ये तो दिखा। अरे लोग साहब भारत और हिंदुस्तान एक ही बात है। तो मैंने कहा भाई तेरे बाप का नाम बदल के कोई दूसरा नाम गधा रख दे तो तेरे को कैसा लगेगा? अरे लोग साहब ये तो पर्सनल हो गया। तो ये पर्सनल है मेरे लिए, ये देश हमारा है, इसका नाम भारत है। तुम हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह के तुम्हारा जो एजेंडा है वो हम समझ रहे हैं। जब एक झूठ को 1000 बार बोला जाता है तो वो झूठ भी सच लगने लगता है और हमारी अगली दूसरी ये पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी आने वाली, वो देखेगी कि यार हिंदुस्तान ही बोला जाता होगा और इस देश का नाम हिंदुस्तान ही है। तो धीरे धीरे इसको प्रचालन में ला रहे हैं और इस कोरोना की आड़ में सब कुछ चल रहा है। जहां आपकी विचारधारा को दबाना है वहां कोरोना है और हमसे कह रहे हैं करो।